नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 1909 का अधिनियम। सब लोग जान लें इसको आप। 1909 और 1919 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब भी कोई अधिनियम हम अगर पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले की राजनीतिक घटना जाननी ज़रूरी होती है। ठीक, 1909 से पहले की राजनीतिक घटना कौन सी है? बातचीत अवॉइड करें तो अच्छा है। थोड़ा सा कॉपी खोल के रख लें। तो आप इसको लॉन्ग के लिए लिख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले की सबसे प्रमुख राजनीतिक घटना यह है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी। ठीक, कांग्रेस की स्थापना होगी तो सचेत हो जाएगी ब्रिटिश सरकार। आपको समझाया था जब जब राष्ट्रवाद बढ़ेगा तब तब अधिनियम लाएंगे राष्ट्रवाद की गति को धीमा करने के लिए। जैसे स्पीड ब्रेकर बनता है, आप स्पीड में ना चले, वैसे भारतीयों में राष्ट्रवाद यदि आ गया, पैर नहीं हिलाओ, राष्ट्रवाद आ गया तो अंग्रेज नहीं रह पाएंगे। तो अपने रहने के लिए सरकार ये दिखावा, सरकार के करने और दिखावा करने में फर्क होता है। ठीक है, एक होता है करना, जो जनता जानती, जनता क्या जानती है? स्वयं का शासन या सरकार में अधिक भागी। पहले तो स्वयं का शासन नहीं मांगा उन्होंने, सरकार में भागीदारी मांगी, लेकिन भागीदारी भी ज्यादा देना चाहते नहीं है। आप 10 मांगोगे तो बदले में 1 देंगे। जैसे बच्चा अगर मांगता है महंगा खिलौना 500 रुपए का, तो 500 रुपए की टॉफी या बिस्किट देके मांस को शांत करती है, उसके अटेंशन को डाइवर्ट करती है। तो 1909 के अधिनियम की प्रमुख बात यह है कि अंग्रेज भारत में 2 चीजों पे के बूते पे रह रहे थे। याद रखिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्ड तो हो रहा है। जो लोग देख सकते हैं वो लिख सकते हैं, और जो नहीं देख सकते वो सुन के स्मरण कर ले। एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बूते पे भारत पे थे, और दूसरा उनकी सेना। ठीक, तो इन्होंने इस अधिनियम की प्रमुख बात है कि हिंदू और मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट, चुनाव क्षेत्र अलग कर देंगे, ताकि ये आपस में अगर एकीकृत नहीं होंगे और झगड़ते रहेंगे तो इनका भारत में बने रहना आसान होगा। तो ये बात सबको याद रखनी है। अगर आपने पूरा अधिनियम लिखा और ये बात ना लिखी, और मैंने अगर आपके 80% नंबर ना दिए, तो मुझे कोई दोष ना दीजिएगा। रामायण निकल गई और सीता कौन थी? यदि ये नहीं पता सीता कौन थी तो फिर पढ़ी नहीं ना। तो 1909 का अधिनियम सेपरेट मुसलमानों, हिंदू और मुसलमान को अलग कर रहा है, और जो 1919 आएगा उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट या चुनाव क्षेत्र बनेगा क्रिश्चियंस के लिए। क्या यह बात आप सबको स्पष्ट हो गई? ये आपको नहीं भूलना है। बकाया आपको परिस्थितियां पहले क्या थी, जो राजनीतिक घटनाएं थी उससे पहले, अधिनियम से पहले, उसका कारण, और उसके अधिनियम के मेन फीचर्स, और फीचर्स को देख के लाभ हानि आप स्वयं से साक्षी बात नहीं करो बेटा। अधिनियम को देखकर आप उसके गुणों दोष लिख देंगे। अब मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और समझाती भी जा रही हूँ, समझने पे ध्यान दीजिएगा। आप सुनिए, 1909 का अधिनियम है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। मॉर्ले, थोड़ा स्पीड पकड़ूंगी आप, क्योंकि मैंने समझाने का काम बहुत लंबे समय से किया है। मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वॉज द वाइसरॉय। ये आपको पुस्तक में मिल जाएगा। आपको यदि अधिनियम पढ़ते वक्त पहली बार में 50% भी समझ आ रहा है तो घबराइएगा मत, ठीक है? क्योंकि ये जो फैक्चुअल नॉलेज होती है, ये इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, ये एकदम से नहीं आते। हमें 30 साल पढ़ाने के बाद भी अगर कठिन लग रहा है तो आपको 3 दिन में सरल तो नहीं होगा, ठीक है? तो हम आते हैं अधिनियम पे। इसके पारित करने के क्या कारण थे? पहले मैं मेन पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, फिर उसका विवरण भी। पहला बताया गया है 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष था। इससे पहले जो अधिनियम था उसमें असंतोष था। दूसरा है कि भारतीयों की कंडीशन खराब हो गई थी। कौन से वर्ष तक? 1909 तक। 1892 के बाद, साक्षी नहीं, गलत बात, 1892 से लेकर 1909 तक भारतीयों की दशा और खराब हो गई, सुधरने की जगह। इसके बता रही हूँ। तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि कर्जन के समय में भारतीय रुष्ट हो रहे हैं, उसके शासनकाल से क्या है ये भी मैं बता रही हूँ। चौथा पॉइंट है विदेश की घटनाएं कुछ ऐसी हो रही हैं जो भारतीयों पे प्रभाव डाल रही हैं। 5वां पॉइंट है कि उग्रवादी नेताओं का राइज हो रहा है। 1885 में कांग्रेस बनी, 1905 में उग्रवादी आते हैं। 1885 से 1905 तक किसका युग होता है? मॉडरेट्स का।
और उसके बाद कौन से आते हैं? उग्रवादी विचारधारा के लोग। उग्रवादी विचारधारा के लोग खाली विनती नहीं करतेंगे, वो सीधे स्ट्राइक या प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे, और जो रेवोल्यूशनरी आएगा वो सीधा बम दे के मारे गए, समझ रहे हो? और जो सेना आएगी सुभाष चंद्र बोस की, तो वो तो फिर पूरी लड़ाई कर गया, तो तुम रहो या हम रहे। सुन लो भैया वाली प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, 3 P वाली पॉलिसी। ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए इसको बजा के आप सदा कभी भी बजा के इसको सुन सकते हैं। प्रेयर, 3 P, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। कांग्रेस कहा करती थी प्रेयर, प्रार्थना की, पिटीशन लिखे दिए, जैसे तुम हॉस्टल के मामलों में रोते रहते हो ना, और जब भागते रहते हो प्रशासन के पीछे, पहले प्रार्थना, फिर पिटीशन, फिर जब सबसे हार गए तो किस पे बैठ जाते हो? प्रोटेस्ट पे। तो ये करते थे मॉडरेट्स, लेकिन जब ये कामयाब नहीं हुए मांगों में, तो फिर एक्सट्रीमिस्ट आ गए, तिलक जैसे, ठीक है, लाल बाल पाल। और वो जब फेल हो जाएंगे तो फिर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, और वो भी जब तुम सुभाष चंद्र बोस चल पड़ेंगे, और गांधी जी भी नहीं हटा पाएंगे तो वापस आते हैं। ये मैंने आपको बैकग्राउंड दी कि ये राजनीतिक घटनाएं कैसे चल रही है। वापस है, विदेशी घटनाओं का प्रभाव है, फिर हमें करना है कि उग्रवादी नेताओं का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद हमने करा आतंकवादियों का प्रभाव। फिर आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ बॉर्ले एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बेटा मैं ये सोच रही हूँ मैं सीधे फीचर्स आपको पढ़ा दूँ, ये घटनाक्रम आप पढ़ के समझ लेंगे। मुझे बताएं किसी को क्या ये दिक्कत होगी इस घटनाक्रम को पढ़ने में, क्योंकि ये राजनीतिक इतिहास है। इन घटनाओं में आपको बस ये बताना है कि भारतीय असंतुष्ट है अंग्रेजों से, क्या इतना कर पाएंगे आप? कर्जन से कैसे असंतुष्ट है, एक्सट्रीमिस्ट कैसे सरकार का विरोध करें, आपको ये बताना है कि भारतीय असंतुष्ट है और अंग्रेजों को खतरा है। क्या हर पॉइंट में ये आप लिख पाएंगे, हाँ या ना? मेरे को VI बच्चे दे दें, नहीं तो मेरे को पूरा बोलना पड़ जाएगा। VI बच्चे बोले क्या ये लिख पाओगे? जब मॉडरेट्स का समय आया, जब मॉडरेट्स की डिमांड, उदारवादियों की डिमांड नहीं मानी, तो एक्सट्रीमिस्ट का उदय होगा ना। आदमी हाथापाई पे कब जाता है? जब उसकी कहीं नहीं सुनी जाएगी, हाँ या ना? तो फिर ये इसको बना के लिख लोगे। अगर तुम ये घटनाएं बना के लिख लो तो मैं सीधे फीचर्स समझाऊं, सब काम मुझसे अगर कराओगे तो क्लास में सारा एक एक चीज का विवरण मुश्किल हो जाएगा। मैं मेन बात पे आ रही हूँ। अब आप ऐसा करिए, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे मेरी बात नहीं समझ रहे। आप ये जो कारण है अधिनियम को पारित करने के, ये रीडिंग करके कल आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करती हूँ, ठीक? आपको मिल चुका है, आपको PDF मिल चुका, PDF से वॉइस करना। मैं सीधे आ रही हूँ अधिनियम के प्रोविजंस में। 1909 के अधिनियम की प्रमुख धाराएं निम्नवत थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और सभी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। मानी सी बात है, अभी तक संख्या जो विधानसभाओं में थी वो कम थी, अब भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी। इस संख्या में परिवर्तन क्या हुए बताए जा रहे हैं। इसमें 5 हेडिंग्स दिए हुए हैं, VI बच्चे सुन लें। केंद्रीय विधानसभा बता रहे हैं, उसके बाद मद्रास। कुणाल जरा ये बाहर बच्चा जो हल्ला मचा रहा है लंगूर की तरह, कोई आवाज निकालो, उसको बोलो मना करो। उसको बंद कर लेता हूं। नहीं बंद नहीं करो, बंद करने से फिर बाहर का कंट्रोल चला जाएगा। मद्रास और बम्बई है, पंजाब है, बंगाल है और उत्तर प्रदेश प्रांत है। सुन ले दोबारा से, केंद्रीय विधानसभा, मद्रास, पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश प्रांत में सब में सदस्यों की संख्या, भारतीयों की भागीदारी। कुणाल तुम्हारा मिस हो गया, खुला रहने दो, बैठ जाओ आराम से। तुम्हारा मिस हो गया बेटा। ये बताया जा रहा है कि भारतीयों में इस अधिनियम में भागीदारी बढ़ाई जा रही है, और एक चार्ट बन के हमको मिला है। उस चार्ट में बताया जा रहा है केंद्रीय विधान सभा में सदस्य। उस चार्ट आपको याद नहीं होगा, नंबर्स लिखे वो याद नहीं होंगे, आप इसकी लॉजिक समझिए। केंद्रीय विधानसभा जो दिल्ली में होगी उसमें सदस्यों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा। दूसरे नंबर मद्रास और बम्बई में सदस्यों की संख्या सरकार में 24 से 46 हो जाती है, तो लगभग 2 गुनी। पंजाब में भी 2 गुनी से ज्यादा, बंगाल में 2 गुनी से ज्यादा, उत्तर प्रदेश प्रांत में 2 गुनी से ज्यादा। तो आप लिख सकते हैं सभी प्रांतों में और केंद्र सरकार के स्तर पर सदस्यों की संख्या लगभग 2 गुनी इस अधिनियम से कर दी गई। ठीक, अपनी भाषा बना के सरलीकरण करके करना है, रट्टाबाजी नहीं हो पाएगी और चीटिंग बिल्कुल ना करें, अन्यथा मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। दूसरा पॉइंट, प्रांतीय सभाओं के सदस्य अधिकांश गैर सरकारी होने थे, किंतु उनकी नियुक्ति अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से होनी थी। एक चुनाव होता है कि आप गए और वोट डालना है,
अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति कौन व्यक्ति समझाएगा? क्या ये इनडायरेक्ट इलेक्शन को कहा जा रहा है? बोलिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन को, कि जैसे हमने चुना, एमएलए चुने और एमएलए ने जाकर वहां पे वोट दिया तो फिर दूसरा आदमी चुना गया। कोई समझाए इसको, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को, इनडायरेक्ट इलेक्शन को? बोलो कुणाल, साक्षी बोलो। वहाँ वो कहाँ है? पल्लवी नहीं आई है। पल्लवी आप बोलो। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति बोले। हम लोग का चुनाव जैसे राष्ट्रपति का होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है चुनाव। हाँ, उसमें सब डायरेक्ट वोट डालते हैं। डायरेक्ट वोट डालते हैं। जैसे एमएलए हो गया, विधायक का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप में, जो जनता द्वारा भागीदारी होती है, जनता एमएलए का चुनाव करती है। और अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा में, सांसद में, जिसमें कि राष्ट्रपति का होता है। हाँ, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप में होता है, अनुपातिक प्रणाली के द्वारा, जिसमें कि वहाँ के जो चुन के जाते हैं सांसद जो जाते हैं वहाँ पर, चुने हुए व्यक्ति जब वोट देंगे तो वो इनडायरेक्ट चुनाव कहलाएगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति होगी। तो प्रांतीय सभाओं के सदस्य अधिकांश गैर सरकारी होने थे। केंद्रीय लेवल पे इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या 2। आप लोग बातचीत क्यों कर रहे हो? कोई परेशानी तो बताओ बेटा। जो प्रांतीय लेवल है उसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट पॉलिसी से, इनडायरेक्ट पद्धति से होगी। तीसरा पॉइंट है प्रांतीय सभाओं में सदस्यों का निर्वाचन संप्रदाय के आधार पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख ले, बाकी जितना याद रहे। और एक बात बता दूं आपको, हम जो कुछ भी याद करते हैं उसमें से 100% हमें इम्तिहान तक हमारे साथ नहीं जाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि अगर आप 10 पॉइंट याद करेंगे तो आपको 2-3 आप भूल जाएंगे। तो ये प्राकृतिक है। आपको यदि मेन बात याद है, आप नहीं लिख पाए तो उसके लिए डरना नहीं, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि जो चुनाव है वो इसके आधार पर, हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के आधार पर किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है प्रांतीय सभाओं को बहस करने व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। ये विधानसभाएं जो होंगी, तुमको याद रहे, मैंने तुमको अधिनियम जब समझाया तो ये बताया कि बिल आता है, बिल पर बहस होती है, फिर बहस होने के बाद उसमें वोटिंग होगी, फिर वोटिंग के बाद क्या होगा? अधिनियम बनेगा। तो वो प्रक्रिया देखो, वो प्रक्रिया हर अधिनियम में लिख के आ सकते हो, वो प्रक्रिया इस अधिनियम में भी होगी, चाहे प्रांत के लेवल पे हो चाहे केंद्र के लेवल पे हो। प्रांतीय सभाएं केवल सार्वजनिक मामलों पर बहस कर सकती है, सैनिक और विदेशी मामलों पर नहीं। 5 अब ये आ रहा है, पहले तो प्रक्रिया क्या चलेगी, हिंदू होंगे कि मुसलमान होंगे, और कौन से मामलों का निपटारा करेंगे। राष्ट्रीय लेवल पे कौन से मामले केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी, सेना, फाइनेंस और वित्त सुरक्षा, और बोलो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी रहेगी। एजुकेशन तो सब लेवल पे होती है, स्टेट और लोकल लेवल पे होती है, लेकिन वित्त और सेना और राष्ट्र की सिक्योरिटी, इसमें केंद्र का नियंत्रण रहता है। तो इस सार्वजनिक मामलों पर प्रांतीय सभाएं बहस करती है। सैनिक और विदेशी, 3 चीजें नोट कर लीजिए, 3 चीजें केंद्र के हाथ में रहेंगे। एक सेना या सुरक्षा, दूसरा फाइनेंस और तीसरा विदेश नीति। सेना, फाइनेंस और विदेश नीति। सेना, फाइनेंस, हाँ, सेना का मतलब सुरक्षा, सेना, फाइनेंस और विदेश नीति, इसमें सुरक्षा सम्मिलित है बेटा, हो गया, सेना और विदेश नीति। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतों में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है, किंतु वह गवर्नर की इच्छा पे है। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक नियम बनाती है और एक नियम लागू करती है। तो ये गवर्नर की इच्छा पे है कि कार्यकारी समिति का निर्माण किया जा सकता है स्टेट में। प्रांतीय सभा बेटा, इसमें से जितना याद कर सको। अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये कैसा लग रहा है आपको, सुनने में कठिन लग रहा होगा, है ना? हाँ, कठिन लग रहा होगा। तो इसमें आप जितना कर पाए, जो मैंने आपको जनरल समझाया, आप ऐसा करिएगा, जो मेन पॉइंट्स फीचर्स में याद रहे, इसको पारित करने के लिए उत्तरदायी कारण लिखते हुए मेन पॉइंट्स जो याद रहे उनको अपने शब्दों में लंबा करके फिर उसका मूल्यांकन कर दीजिएगा। ये हाँ, ये फैक्चुअल है, ये लंबा हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, प्रांतीय सभाओं में मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव अलग और हिंदू के अलग, इस बात को आप लंबा करके आराम से 10 लाइनें खींच सकते हो, ठीक है।
केंद्रीय सभा का अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है। केंद्रीय सभा, जो केंद्र में कोई भी प्रस्ताव आएगा तो उसका सभा का जो अधिपति होगा, जो इंचार्ज होगा, उसको रिजेक्ट कर सकता है। केंद्र में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रांत में, देखो याद रखो 1773 का अधिनियम, प्रांत, वही चीज को ले लेके रिपीट करते चले जाना। अगर तुमने इसको किताबी भाषा को याद करने के प्रयास किया तो ये तुम असफल हो जाओ। अगर समझ, हाँ सच्ची बता रही हूँ, असफल हो जाओगे। अगर तुमने अपनी समझ से चले तो हर अधिनियम को डील, मैं खुद अगर पढ़ रही तो मुझे दिक्कत हो रही है, और अगर मैं ऐसे जनरल समझा रही तो मुझे भी आसान पड़ा है, और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे को भी सरलता लग रही, नहीं तो तुम लोग ब्लैंक हो जा रहे हो सारे के सारे। ठीक है, कोई बात, मैं कोशिश करूंगी इसका, इस पेपर को एक बार रिवाइज करवा दूं आखिर में, है ना। जो इसके कठिन होंगे उसको मैं आपको लंबा करना रिवाइज करवा दूंगी। मेरे साथ 1-1.5 घंटा बैठ जाना। केंद्रीय सभा का फाइनल एग्जाम से पहले करेंगे, मिड सेम तो निकाल ले जाओगे तुम लोग। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीय अधिकारियों को स्थान प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लो। आपने हिंदू मुस्लिम वाला पॉइंट नोट किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट, हिंदू मुस्लिम को अलग चुनाव क्षेत्र, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, वायसराय। और वायसराय कौन व्यक्ति था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय कहा गया था। तो वायसराय के यहाँ भारतीयों को नियुक्त किया गया। उसकी जो कार्यकारिणी होगी, मतलब उसके जो काम करने के ऑफिस की कार्यकारिणी सभा होगी, उसमें पहली बार भारतीयों को सम्मिलित किया। ये इंपॉर्टेंट बदलाव है, वो हिंदू मुस्लिम वाले के बाद, बकाया आपको जो याद रहे। सरकार द्वारा राजनीतिक अपराधी घोषित व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। ये बात तो आप हर जगह फिट कर सकते हो कि जो राजनीतिक अपराधी होगा, नहीं, लेकिन ये हर जगह नहीं फिट कर सकते। ये इस अधिनियम में आ रही है कि आप अगर राजनीतिक अपराधी हैं तो आप सदस्य नहीं होंगे। सरकार ने ये कहा, तो ये केंद्र लेवल पे भी लागू होगा और ये राज्य लेवल पर, और ये आज तक होने में और कानून बनने में फर्क होता है। सही, हाँ या नहीं? कोई चीज जिस टाइम पे लिखकर सरकार जारी कर देगी वो तब से कानून बन जाएगा। सती का उन्मूलन 1829। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल बोलो, 17। आर्टिकल 17। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संविधान में आया कौन सा? 1950 में आया आर्टिकल 17। अरे संविधान लागू हुआ 1950। तो बस आर्टिकल 17, ये तो हमको याद रखना। ये है भैया इसके प्रमुख फीचर्स। कितने याद रहे? 2, हिंदू मुस्लिम वाली बात, और दूसरे वायसराय की कार्यकारिणी में बढ़ गए भारतीय। तीसरा, अगर आप अपराधी हैं तो सरकार में केंद्रीय उस लेवल पे नहीं है। आप बेटा इस बात से समझ लो, इसके आगे हम नहीं बता सकते। अब हमारे मूल्यांकन में सुनिए, मूल्यांकन में मैं आपको यही बताऊंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करते हुए हिंदू का इलेक्ट्रेट अलग, मुसलमान का अलग। इसको आप किताबी भाषा में सुन लीजिए। इस अधिनियम के द्वारा सभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब सभाओं में जब सदस्यों की संख्या की वृद्धि होगी तो मानी सी बात है भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी, और भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी तो खतरा बढ़ जाएगा अंग्रेजों के। ये 1909 के बाद 1919 का अधिनियम आएगा 10 साल बाद। ये 10 साल में ऐसा क्या होता है कि 1919 का अधिनियम आ जाता है? पहले इसके पॉइंट्स पढ़ दूं, फिर मैं उस पर जाऊंगी। दूसरा, सभाओं को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार सैनिक खर्च पर अत्यधिक व्यय करने पर सभा में बहस की जा सकती है। सब इसकी अच्छी बात ये थी कि हर चीज डिस्कशन हो रही है केंद्र लेवल और राज्य लेवल पे। तो ये डिस्कशन होने की वजह से क्या होगा कि बजट पर भी बहस होगी, तो बजट पर बहस होगी तो खर्चे पर नियंत्रण होगा। सही या नहीं? बजट पे बैठने से फायदा क्या होगा? घर के बजट पे बहस करते तो बहस क्यों करते कि भैया खर्चा मत करो, या कहाँ खर्चा ज्यादा करना है इसको डिसाइड करो। तो बहस का लाभ है या हानि? ये मूल्यांकन में बताया जाए। सभाओं को बजट पे बहस करने दिया गया। तीसरा पॉइंट है, भारतीय मुसलमानों को इस अधिनियम के द्वारा प्रसन्न किया गया। ठीक है, भारतीयों को प्रसन्न किया गया, उनकी भागीदारी बढ़ाई गई, पर वास्तव में क्या हो रहा है? डिवाइड एंड रूल। चौथा प्रांत है, प्रांतों में कार्यकारी समिति की स्थापना की जा सकती थी। जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन रही है, गवर्नर क्या,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है कार्यकारिणी जैसे कार्यकारिणी परिषद होती है, कार्य करने वाले लोगों का एक समूह, केंद्र में तो राज्य में भी। ठीक है, ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम बन के आ रहा है। ये इसका मूल्यांकन है, इसके दोष बताए जा रहे हैं। भारतीय काफी समय से स्वायत्त शासन की मांग कर रहे थे, लेकिन इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय क्या मांग कर रहे थे? 1885 से 1905 तक कितने साल? 1885 से 1900 तक कितने साल? 15 इधर 5 उधर, 20 साल। 20 साल में भैया रट्टा मारते रह गए, हमको हमारी सरकार में भागीदारी दो, और उनके कुछ ना हुआ। आम आदमी की भाषा में बोलेगी उनके जूना रहेंगी, मतलब उनको तनिक भी असर नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा इसके बाद? अभी देखना इसके बाद क्या होगा। फिर दूसरा पॉइंट है ये मूल्यांकन कर रहे हैं, ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रही हूँ, मूल्यांकन। तो मतलब भारतीय, याद रहे हर अधिनियम में यही बात लेके आनी है कि राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, भारतीय असंतुष्ट है और अंग्रेज दबा रहे और झूठा दिलासा दे रहे। करेक्ट, सब लोग इस बात को जान ले कि इसी तरह से आपको आंसर को लंबा करना है, घबराना नहीं, ये कठिन है। तीसरा, संसदीय प्रणाली स्थापित करने का दिखावा क्या? ये दिखाया जा रहा है कि हम संसद का सिस्टम ला रहे हैं। जहां संसद होती है वह जनता के नुमाइंदे होते हैं, और जहां जनता के नुमाइंदे होते हैं वह गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव भी सरकार चुन रही है। कैसे? 2 तरह के सदस्य सरकार के साथ भागीदारी करने जाते थे। अंग्रेज हैं सरकार में, ठीक, भारतीयों को कार्यकारिणी में लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारतीयों में नॉमिनेटेड मनोनीत आदमी ज्यादा है और इलेक्टेड आदमी कम है। मनोनीत में धनवान अधिक है और बिना धन वाले कम है। जो धनवान है वो अपने फायदे के लिए उनके सरकार के पिट्टू बन जा रहे हैं। मनोनीत, नॉमिनेट सरकार उनको कर रही है जिससे उनको लाभ होगा, या जो उसकी धौंस में रहेंगे, जो इसकी सुनेंगे। तो कल्याण किसका हुआ? अंग्रेज का, भारत का हुआ नहीं। मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया नहीं गया, वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई नहीं गई। तो भागीदारी कहां से बढ़ी भारतीयों की? भारतीयों को अपना शासन भी नहीं दिया, भारतीयों की संख्या भी नहीं बढ़ाई गई। अगर तनिक बढ़ाई गई है तो वो तनिक में कौन ज्यादा है, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड? नॉमिनेटेड। ये जनरल बातों को करके लंबा करना, मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी इम्तिहान से पहले, ताकि आपको कुछ याद रह जाए। वो रिकॉर्डिंग कर लेना, सुन लेना, क्योंकि वीआई तो नहीं देख सकता, तो आपको सुन के करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है, निर्वाचन प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष था सांप्रदायिक प्रणाली, यानी हिंदू और मुसलमान के अलग इलेक्टोरेट, हिंदू और मुसलमान का अलग रिप्रेजेंटेटिव। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुसलमानों को चारों तरफ से एक ऐसा राजनीतिक घेरा डाल दिया गया जिससे वो शेष भारत से अलग हो जाए। मुसलमान को हिंदुओं से लड़ाया गया, मुसलमानों को कहा गया कि तुम हिंदुओं से ज़्यादा पिछड़े हो, अगर तुम हिंदू के साथ मिलोगे तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो, अगर तुम सरकार के साथ रहोगे, सरकार का सहयोग करेंगे, तो हमें तुम्हें पैसे की सुविधा देंगे, तुम्हें शिक्षा की सुविधा देंगे, क्योंकि तुम्हारे में डेवलपमेंट कम है और हिंदू तुमसे ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है। तो इस तरह से बरगला के मुसलमानों को अपने फेवर में कर लिया, और सैयद अहमद खान क्योंकि अपनी कौम का भला चाहते थे तो वो सरकार के साथ ही हो गए और हिंदुओं से अलग हो गए। इस तरह से 2 को आपस में तोड़ दिया गया। कोई भी कोटेशन अगर आपके नोट्स में आ रही है, पीडीएफ में आ रही है, उसको अपनी भाषा में लिख कर आना। क्लियर? इस अधिनियम के द्वारा विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ी, लेकिन निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण थी। सदस्यों की संख्या यदि बढ़ती भी है तो जो हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात है, यह इतना बड़ा दोष है कि वो सदस्यों के बढ़ने से कोई फायदा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं हो रहा है। पूरे पेपर में आप क्या पढ़ रहे हैं? ये अधिनियम आप क्यों पढ़ रहे हैं? अधिनियम आप इसलिए पढ़ रहे हैं, आप संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, क्रमशः कैसे कानून सरकार पारित कर रही है। सरकार कौन सी है? साम्राज्यवादी सरकार। देश कौन सा है? उपनिवेश। साम्राज्यवादी उपनिवेश का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण करता है राजनीतिक और आर्थिक तौर पर, तो वो हित तो नहीं कर सकता।
अगर सरकार विदेशी है तो हित होगा कि अन्यथा होगा? हित नहीं होगा। हित दिखाया जाएगा, वास्तव में उसके पीछे उनकी कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होगा, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, कोई प्रकार का लाभ छुपा हो। क्या ये बात आपको क्लियर है? ये आपको स्वयं से बोल बोल के समझ के हर अधिनियम में फिट करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपका समाप्त करती हूँ। ये हो गया आपका 1909 का अधिनियम। कुणाल इसको ऑफ करो। हाँ।